अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के माबैन यूक्रेन तनाज़े के हवाले से अलास्का में होने वाली मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई। वो मुलाकात जिस पर सबकी नज़रें टिकी थी और यही गुमान भी किया जा रहा था कि हो सकता है कि ट्रंप एक और बड़े जश्न का ऐलान कर दें और एक और सालसी के ऐलान के बाद से ट्रंप साहब इसमें भी बाजी ले जाएं। लेकिन सूरत हाल हमने देखा कि बेनतीजा ये मुलाकात ख़त्म हुई और दुनिया के नाम नहाद दो बड़ों के दरमियान होने वाली इस 3 घंटे की मुलाकात में हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मामलात दुनिया के सामने रख दिए गए। और बहुत से जो माहिरीन हैं वो कल ही इस बात को प्रिडिक्ट भी कर पा रहे थे कि जो मुलाकात है वो बेनतीजा ही रहेगी, क्योंकि उसमें ज़ेलेंस्की की यूक्रेन की हमायत हासिल होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमने देखा कि यूक्रेन के लिए इन्विटेशन था ही नहीं, मीडिया के सवालात नहीं लिए गए और अपनी अपनी मंजिल की जानिब वापस रवाना हो गए। सदर ट्रंप ने मीडिया को सिर्फ इतना ही बताया है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके मुज़ाकरात में कुछ बड़ी पेशरफ्त हुई है, वही रिवायती जुमले जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस पेशरफ्त की तफसील से सैकड़ों सहाफ़ियों को कोई आगाही नहीं दी है। इस बातचीत के बेनतीजा रहने से ट्रंप की डील मेकर के साथ साख खराब हुई और क्योंकि अलास्का रवानगी से पहले उन्होंने दावा किया था कि इस मुलाकात के नाकाम होने का चांसेस सिर्फ 25% है। फिर पुतिन ने ट्रंप से पहले तवील खिताब किया जो ट्रंप के लिए सुबकी का बायस बना, क्योंकि आम तौर पर अमरीकी सदर पहले खिताब किया करते हैं और मेहमान उन्हें सुना करते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। सकलैन इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सकलैन साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, भारत के लिए ख़तरे की घंटी जो पहले ही अमेरिका ने बजा दी थी कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इसका खुमियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा टैरिफ की सूरत में, तो मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले भारत की बात करके ये कंक्लूड कर लेना चाहिए कि अब भारत के लिए कितना मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। सर, मेरे ख्याल में ये भारत के लिए ज़्यादा अहम मसला नहीं है। भारत के बारे में अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बातें बड़ी यानी इशारतन कह दी हुई है। एक तो उन्होंने ये कहा अपने जो उन्होंने फॉक्स टीवी को इस मुलाकात के बाद यानी व्लादिमीर पुतिन के से मुलाकात के बाद उन्होंने फॉक्स टेलीविज़न को जो इंटरव्यू दिए है उसमें उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक ये कहा है कि पुतिन से जो उनके मुज़ाकरात और पुतिन ने जो उनकी दावत कबूल की यहाँ आने की, उसके पीछे इंडिया पर जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं वो रोल नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये व्लादिमीर पुतिन का एक अपना फैसला है। लिहाजा ये जो तस्वुर किया जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए इंडिया पर तो रूस पर दबाव बढ़ा और दबाव बढ़ने के नतीजे में वो आए हैं मुलाकात के लिए, ये तासुर का जो तरदीद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद कर दी है। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह तौर पे बात कही है कि जो टैरिफ के मामलात हैं इससे रिलेटेड, रूस से रिलेटेड यानी सेकेंडरी कंट्री पर जो लगाने हैं, एक तो रूस के ऊपर जो लगाने हैं वो, और दूसरी ये कि रूस की वजह से, रूस से तेल ख़रीदने की वजह से जो दूसरे मुल्कों में जो टैरिफ्स लगाने हैं या कोई पाबंदियाँ लगानी हैं, वो भी उन्होंने कहा कि 2 से 3 हफ्तों के बाद इस पर फैसला होगा। और ये ज़हन में रखिएगा कि उसमें सिर्फ रूस के से तेल ख़रीदने वालों में सिर्फ इंडिया ही नहीं है बल्कि चाइना भी है, और चाइना उसका सबसे बड़ा तेल ख़रीदने वाला मुल्क है। तो लिहाजा इससे बराह रास्त अगरचे इंडिया पर टैरिफ्स लगे हुए हैं एडिशनल 25% जो उसके बरामदा जो इंडिया करेगा अमेरिका को, लेकिन ये हम इसको बराह रास्त नहीं कह सकते कि इंडिया के ऊपर इसका कोई बुरा असर पड़ेगा ये मुज़ाकरात के होने या ना होने से। लेकिन ये जुड़े हुए सब बहुत सारे मामलात हैं और इसमें मैं तो पॉजिटिव चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में जिस तरह आलमी मीडिया या मगरिब का मीडिया जो इस वक्त एंटी ट्रंप बना हुआ है, क्योंकि मगरबी मीडिया में एक तो अमेरिका के वो मीडिया है जो डेमोक्रेट्स के साथ है और वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ है, वो इस मुलाकात को बिल्कुल नाकाम करार दे रहे हैं। और इसी तरह यूरोप का जो मीडिया है वो भी इस मुलाकात को बहुत ज़्यादा नाकाम करार दे रहा है कि जो एग्रीमेंट होना था या सीज़ फायर होना था वो नहीं हुआ। यहाँ पे मामला ज़रा उल्टा चल रहा है कि अभी नीचे कुछ चीज़ें तय नहीं हैं क्योंकि जंग हो रही है। तो जंग के दौरान एक बहुत बड़ा अगर काम खुद सरबराहान मुमलिकत खड़े होकर मुलाकात करें और आगे बढ़ें तो ये खुद एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। डिटेल्स बाद में तय होंगी। तो इस लिहाज से इसको एक नेगेटिव एंगल से देखना जो है वो हक़ाइक़ की सही तर्जुमानी नहीं होगी।
अच्छा सकलन साहब, आपके मुताबिक बर्फ़ पिघली है और ये जो मुज़ाकरात हैं अब इसका सिलसिला शुरू हो चुका है, मज़ीद भी मुलाकातें होंगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। शफीक भट्ट साहब भी हैं हमारे साथ, उनसे इस हवाले से पूछ लेते हैं। शफीक साहब, आपको क्या सूरत हाल लग रही है कि अभी जो रूस और यूक्रेन जंग है, क्या कुछ अरसे के बाद या ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती नज़र आ रही है आपको? अच्छा देखिए सना, सूरत हाल जो है ना उसको अगर मद्देनज़र रखें तो मुझे तो नहीं लगता है कि तनाज़ात दुनिया में रुकने जा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये लड़ाई तूल पकड़ेगी। उसकी वजह ये है कि रशिया जो है उसने यूक्रेन के जिन इलाकों पे कब्ज़ा कर रखा है वो उस कब्ज़े को खाली करने को तैयार नहीं है। अब ये एक बुनियादी सवाल है कि जब तक यूक्रेन के उन इलाकों को वो खाली नहीं करेगा तो अमन की सूरत हाल किस तरह से पैदा होगी, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जैसे कि सकलैन इमाम साहब ने कहा कि पहले निचले लेवल के ऊपर मामला तय पा जाते हैं और फिर ऊपर वाले लोग मिलके बैठते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है। नंबर एक ये सबसे अहम बात है। और नंबर दो दूसरी बात ये है कि सीज़ फायर का कम से कम ऐलान तो किया जाता कि लड़ाई तो रुकती। जब दुनिया के दो बड़े इकट्ठे बैठने लगे एक मामले के ऊपर तो कम से कम लड़ाई तो रोकी जाती। तो मुझे तो ये लड़ाई रुकती हुई नज़र नहीं आती है और इस पे यूरोप सबसे अहम फरीक है और यूरोप कभी भी यूक्रेन से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है कि अमेरिका के बगैर यूरोप की अपनी हैसियत उस तरह से नहीं है जंगी, लेकिन अगर माजी को हम मद्देनज़र रखें और उनकी हरबी सलाहियतों को मद्देनज़र रखें तो ऐसी कोई बात बाईद नहीं है कि नेटो के अलहदा से अरकान के तौर पे ये एक कोई ग्रुप कायम करें और फिर रशिया के साथ भरपूर किस्म की जंग लड़ने का फैसला करें। तो मुझे तो ये लड़ाई रुकती हुई नज़र नहीं आती है और मुझे लगता है कि ये मामला आगे की तरफ चलेगा और तनाज़ा बढ़ता चला जाएगा। सकलन साहब, आप सज्जाद साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि अभी पूरी दुनिया के जो हालात हैं, ऑल्दो कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग मिसालसी का किरदार अदा भी किया और दीगर भी मामलात हमारे सामने हैं, ईरान इसराइल की जंग भी जिस तरह से रुकवाई गई, अमेरिका ने ही बीच में इंटरवीन किया। तो आपको क्या सूरत हाल लगती है कि अब आने वाले टाइम में रूस और यूक्रेन जल्दी जो है मामले को हल की तरफ जाएंगे? क्योंकि यूक्रेन का अभी तक जितना नुकसान हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ रूस की भी हटदर्मी है, तो दुनिया इसको किस तरह से देखेगी, किस तनाजुर में? जब दो मुहारिब ग्रुप यानी दो जंग में शामिल पार्टियां, एक तरफ एक पार्टी है एक तरफ दूसरी पार्टी है, अगर वो जंग भी बंद कर दें और मामला सारे तय कर दें पहले ही दिन, तो फिर मुज़ाकरात का मकसद क्या रह जाता है, पार्लीस का मकसद क्या रह जाता है, नेगोशिएशंस का मकसद क्या रह जाता है? ये तो एक बटन दबाएं और आप जंग बंद कर दें। ऐसा हकीकत में कभी भी नहीं हुआ है। मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि अमेरिका के सदर, क्योंकि ये यूक्रेन में जो जंग शुरू हुई थी, बज़ाहिर तो हम ये समझते हैं कि रूसी सदर ने फरवरी 2022 में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी थी। लेकिन अगर हम इनको हकीकत में देखें तो यूक्रेन में जिस तरह नेटो की शमूलियत बढ़ती चली जा रही थी और वो रूस की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश नज़र आ रही थी, उसके जवाब में रूस ने ये कार्रवाई की थी। और ये तारीख़ी हकीकत है। तमाम आज़ाद जो मुबस्सिरीन हैं या तज्ज़िया निगारान हैं वो इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं, सिवाय यूरोप के जो हार्ड लाइनर्स हैं जो हर हाल में रूस से जंग जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अब वो जंग रखने का अमल भी तो एक उसकी कीमत है ना। 3 साल जंग के बाद उनको वो हासिल नहीं हो सका जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे थे। और अब रूस ने जिन इलाक़ों पे कब्ज़ा किया है, ये तारीख़ी तौर पे रूस के ही इलाके हैं जो रूस के एक सदर या कम्युनिस्ट पार्टी के जो उस वक्त थे इन 1950s खुरोशीव साहब जो थे, उन्होंने ये रूस के इलाके यूक्रेन को यानी अपनी ही रियासत के हवाले कर दिए थे ताकि एक ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बन सके यूक्रेन की रियासत में और रूस की दूसरी रियासतों में, यानी जो सोवियत यूनियन की रियासतें उस वक्त कहलाती थी। तो जब ये यूक्रेन की न्यूट्रल हैसियत मुतनाज़ हो गई जो कि 94 से शुरू होती है और उसके बाद 2014 के वक्त आके वहाँ पे जब एक सदर को, मुंतखब सदर को एक हंगामे करके उसका तख्ता उलट दिया जाता है, तो उसके बाद रूस ने देखा कि अब यूक्रेन की न्यूट्रल हैसियत नहीं रही, लिहाजा रूस ने उस वक्त क्राइमिया पे कब्ज़ा कर लिया और साथ साथ ये कहा कि ये जो इलाके हैं रूस के जहाँ पे रूस की आबादी है या रूसी ज़ुबान बोलने वालों की आबादी है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में स्लाविक आबादी कहेंगे, ये भी रूस के इलाके हैं।
तो जिस पर बिल आखिर उसने 2022 के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए कब्ज़ा किया है और अब वो कब्ज़ा उनके पास है। तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ये बड़ी बुनियादी शर्त है कि ये इलाके, इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इन पर कोई निगोसिएशन नहीं होगी कि ये रूस उनको विड्रॉ कर जाए। इससे आगे अगर जंग जारी होती है या जारी रहती है तो फिर उन्होंने, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिर ये यूरोप का बोझ खुद उठाए। यूरोप को भी मालूम है कि वो खुद इसका बोझ नहीं उठा सकेगा रूस के मुकाबले में। तो मुझे तो ये बहुत बड़ी एक गेम चेंजिंग होती हुई नज़र आ रही है कि बिल आखिर रूस की खिलाफ इस जंग में जो यूक्रेन से लड़ी जा रही है, अमेरिका उससे पीछे हट रहा है। यूरोपियन यूनियन जब तना रह देगी तो यूरोपियन यूनियन को ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। कई मुल्कों के सरबराहान जो यूरोपियन यूनियन के खास तौर पर उनसे बात की है और उन्होंने उनको वाजे किया है कि ये मेरी बातें जो भी व्लादिमीर पुतिन से हुई है उनको ब्रीफ किया है। व्लादिमीर पुतिन से जो उनकी बातें हुई हैं वो उन्होंने ऑफिशियली अभी तक किसी को नहीं बताई हैं, प्रेस को नहीं बताई हैं। बिल्कुल ठीक है। सजाद साहब, मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी दोनों ही ममालिक को। रूस क्या चाहता है और उसके बरक्स में यूक्रेन की क्या डिमांड्स हैं? आपको क्या लगता है कि मामलात किस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं? देखिए सना, सिकलैन साहब हमारे सीनियर हैं, सिकलैन साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह पे है, लेकिन बहरहाल मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता हूँ। वो इसलिए है कि सिकलैन साहब ने तारीख़ी हक़ाइक़ को हाईलाइट किया और इसी तरह मतलब यानी दौड़ पीछे की तरफ है, गर्दिश है, याम तू वाला मामला नहीं होता। और जंगें जो हैं वो ज़्यादातर औक़ात में वो सलाहियत के ऊपर या सकत के ऊपर नहीं लड़ी जाती हैं, बल्कि अनाओं की बुनियाद पे लड़ी जाती हैं। जंगें अनाओं की बुनियाद पे लड़ी जाती हैं। आप आम तौर पे भी देख लें, इंडिविजुअल तौर पे भी देखते हैं, मुआशरे के तौर पे भी देख लें, या सियासत के तौर पे भी देख लें, या दुनिया के जो आलमी तनाज़ात हैं उनके अंदर भी आप देख लें कि जंगें सकत की बुनियाद पे नहीं लड़ी जाती हैं और जंगें अनाओं की बुनियाद पे लड़ी जाती हैं। तो बुनियादी तौर पे ये अनाएँ लड़ी हुई हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि तारीख़ी तौर पर अगर यूक्रेन के कुछ इलाके रशिया का हिस्सा थे, लेकिन रशिया उनको यानी यूक्रेन के हवाले कर चुका था, तो अब ये यूक्रेन का हिस्सा थे, तो यूक्रेन डिमांड करता है कि इन इलाकों को हमारे हवाले किया जाए वरना हम जंग लड़ेंगे। अब नुकसान तो पहले ही यूक्रेन का हो गया है, तकरीबन सारा मुल्क खाली हो चुका है, सारा तबाह हो चुका है और यूरोप को ये पता है कि नेटो के वजूद है या उसका जो क़याम है उसकी बुनियादी दरअसल इस बात पे है कि यूरोप को रशिया से महफूज किया जाए। तो रशिया अब इसका जवाब देगा और रशिया अपने इलाके नहीं छोड़ेगा। जो कि इलाके सकलैन साहब कह रहे हैं कि अब रशिया के तारीखी तौर पे, तो तारीखी तौर पे तो बहुत सारे इलाके बहुत सारे ममालिक के थे, तो इस तरह से क्लेम तो नहीं बनते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर हम सिर्फ इस जंग तक महदूद ना रहें, बल्कि हम इंटरनेशनल जब हालात को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका रूस की मुआशी नाकाबंदी पूरी दुनिया से कर रहा है, जैसा इंडिया के ज़रिए कर रहा है, टैरिफ्स के ज़रिए कर रहा है, तेल की खरीदारी पे पाबंदियाँ लगा रहा है। तो जो रूस की ओवरऑल पूरी दुनिया में जो मुआशी नाकाबंदी हो रही है, रूस ने उसको भी तो मद्देनज़र रखना है और रूस का एक गुमशुदा जो उसकी फ़ौजी हकीकत है उसको भी उसने मंजर आम पे लेके आना है। तो ज़ाहिर है कि पुतिन के लिए ये एक मौका है अपनी सकत को, अपनी सलाहियत को साबित करने का। तो ये मामला तो इस तरह से चलता रहेगा। मेरा तो यही ख्याल है कि ये तनाज़ा बढ़ेगा और मुझे तो इसका कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि अमेरिका की कोशिश यही होगी कि उसकी टर्म्स के ऊपर मामला तय हो, जिसके लिए पुतिन कभी तैयार नहीं होंगे और ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सकलैन साहब का मानना ये है कि आने वाले टाइम में हम बड़ा ब्रेक थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि कल की जो मुलाकात थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। सकलैन साहब, आप सजाद साहब की गुफ्तगू से करते हैं इत्तेफाक? देखिए, सीधी सी बात ये है कि या तो जंग लड़ती रहे ये लोग, यानी लड़ते रहें यूरोपीय ममालिक और अमेरिका रूस के ख़िलाफ़, और रूस भी लड़ता रहे, तो क्या सलाहियत रह गई है यूरोपियन यूनियन में जंग लड़ने की, मज़ीद जंग लड़ने की? या अमेरिका मज़ीद जंग लड़ना चाहता है रूस के ख़िलाफ़ और मज़ीद पाबंदियाँ लगा के उसको और महसूर करना चाहता है, और जिसके नतीजे में और भी जंग बढ़ेगी? क्योंकि हकीकत ये है कि ना चाइना चाह रहा है कि रूस शिकस्त खाए और बहुत सारे और ममालिक भी, लेकिन चाइना हमारा एक फ़ौजी ताकत भी है, क्योंकि चाइना के इल्म में ये है, चाइना समझता है कि रूस को अगर यहाँ पे शिकस्त होती है तो चाइना को तोड़ना और आसान हो जाएगा। इसमें बहुत सारी साजिशें चाइना के ख़िलाफ़ भी हो रही हैं, जिन पे अभी हम इस वक्त बात नहीं कर सकते, लेकिन ये नज़र आ रहा है चाइना को। तो चाइना रूस के साथ खड़ा हुआ है और
जो रूस के जितने भी पॉलिसी साझेदार हैं उनको ये बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अमेरिका से जो बहुत बड़ी गलती हुई है, जो कि जो बाइडेन के ज़माने में हुई है, उससे पहले इतनी नहीं थी, वो ये है कि रूस और चाइना को, चीन को इन्होंने एक मुत्तहद ताकत के तौर पे बना दिया हुआ है। पहले ये आपस में कंपीटिंग ताकतें थी, अब ये कंपीटिंग से ज़्यादा मुत्तहद हो गई है अमेरिका के खिलाफ। तो या तो अमेरिका एक बड़ी जंग की तरफ, जिसको हम आलमी जंग भी कह सकते हैं, तो या तो ये अगर ये जंग जिस तरह के मैं देख रहा हूँ कि अब ये रुकने वाली, बल्कि अभी रुक क्या समझे कि अमली तौर पे रूस को फतह हो चुकी हुई है, लेकिन डिक्लेयर करना है ये या तस्लीम करना है यूरोपियन यूनियन में, तो यूरोपियन यूनियन भी अमली तौर पे तस्लीम कर रही है, इसीलिए कि वो रूस को हर हाल में इंगेज रखना चाह रहे हैं। रूस के बगैर वो नहीं लड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं देखता कि अब ये जंग इस हालत में जारी रह सकती कि जिस तरह के है। इसका एक रुख बदल चुका हुआ है। ज़ेलेंस्की को हर हाल में अब जाना होगा, किस तरह जाते हैं ये वो खुद तय करेंगे। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि अब ये एक डिसाइसिव मोड़ पर आ चुका है सारा मामला। बहुत शुक्रिया सचैन इमाम साहब, आपका भी। सजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।